है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस टॉपिक में हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। हाइजेट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, हाउ टू इलेक्ट्रिसिटी वर्क, हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, और कंट्रोलिंग दी हैजर्ड्स के बारे में। ओम्स लॉ, सबसे पहले हम ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। इन 1827 जॉर्जियस सेवन ओम डिस्कवर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द applied voltage and inversely proportional to the resistance of the wire or cable, conductor and the load. The discover became known as ओम लॉ, जिसको हम ओम लॉ के तहत जानते हैं। यानी कि जॉर्जियो सेवन ओम्स का कहना था कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिसके वोल्टेजेस के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो अब इसकी इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए जो ओम्स लॉ के मुताबिक जो करंट इन एम्पेयर, जो उसका सिंबल है वो एम्पेयर है आई, और वोल्टेजेस का वी और रेजिस्टेंस का आर है ओम्स लॉ के मुताबिक। तो करंट, अब इसकी इक्वेशन ऐसे बन गई, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इनहेंस इज प्रूव करंट इज इक्वल टू वोल्टेज और रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब करंट का फ्लो, जो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी वर्क कैसे करती है, ठीक है जी। एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी कंडक्टर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। अब इसका करंट जो फ्लोइंग है वो एक जनरेटर की मिसाल दी गई है इसके अंदर, ठीक है। एक जनरेटर से करंट निकल रहा है, ठीक है। उसकी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लोड के एक पॉजिटिव और नेगेटिव पे जा रही है, ठीक है, जिससे लोड, यानी कि हमारा एक बल्ब है या एक फैन है, जिससे वो काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इंटरप्शन आ जाती है, ठीक है। जो एक इंटरप्शन आती है इसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक हैजर्ड के तीन हैजर्ड्स होते हैं, जिसमें शॉक, आर्क फ्लैश और आर्क ब्लास्ट होता है। शॉक के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। इज एन इलेक्ट्रिक शॉक अकर व्हेन अ पर्सन कम इनटू कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो थ्रू अ पोर्शन ऑफ द बॉडी कॉजिंग अ शॉक। यानी कि जब कोई भी बंदा, इलेक्ट्रिक शॉक होता है वो कैसे होता है कि जब कोई भी बंदा सर्किट के कांटेक्ट में हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब किसी भी बिजली की नंगी वायर को कांटेक्ट में होगा तो वो सर्किट का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। जब सर्किट का हिस्सा बनता है तो उसके अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाता है, जिसको जो एक इलेक्ट्रिक शॉक के ऊपर मुनहसर होता है, ठीक है। इसी तरह आर्क फ्लैश और आर्क ब्लास्ट क्या है कि जब आपकी इलेक्ट्रिकल ये जो आर्क फ्लैश है वो इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर की तरह है, ठीक है। जब दो कनेक्शन जब कनेक्शन आपस में लूज होंगे या ग्राउंडिंग का कनेक्शन आपका गलत लगा होगा या फेज टू फेज आपस में कनेक्ट होंगे तो उसके जरिए जो आर्क फ्लैश निकलेगा या आर्क ब्लास्ट होगा वो हमारी आर्क फ्लैशिंग और आर्क ब्लास्ट कहलाएगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी वर्क कैसे करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है, ठीक है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है कि घर में हम पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, पंप के जरिए हम पानी इस्तेमाल करते हैं। तो पंप हमारे पास क्या है, वाटर का सोर्स है जो ज़मीन से पानी निकाल रहा है। उसके बाद जो पाइपलाइंस है, घर में हम पाइपलाइंस लगी हुई हैं जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह, एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रांसमिट कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। तो वो हमारे क्या कहलाएगा, तो वो हमारे प्रोवाइडिंग बाय दी, वो हमारी जो पाइपलाइन है वो एज ए कंडक्टर इस्तेमाल होंगे। यानी कि ऐसी पाइपलाइन जो हमारे लिए कंडक्टर है, यानी कि पानी को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। उसके बाद फोर्स है, यानी कि उसको एक पावर दी जा रही है, पानी को एक प्रेशर दिया जाता है पंप के जरिए। तो वो जो फोर्स कहलाएगी वो प्रोवाइड कौन करेगा, पंप करेगा, ठीक है, जिसके नतीजे में हम पानी जो है वो घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ही इलेक्ट्रिसिटी भी काम करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का पावर सोर्स जो है वो एक जनरेटर भी हो सकता है, एक आपका ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, जो आपको मेन सप्लाई आ रही है वहां से भी एक सोर्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका जनरेटर जो है या पावर सोर्स जो भी है वो आपका सोर्स कहलाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक वायर जो है वो आपकी कंडक्टर्स कहलाएंगी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, जो जनरेटर से हमें फोर्स मिल रही है करंट को, ठीक है, जो जनरेटर हमें वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहा है वो हमारी क्या कहलाएगी, फोर्स कहलाएगी। जनरेटर के जो हमें वोल्टेजेस, हमें वेरिएबल जनरेट वोल्टेजेस जो है वो जनरेटर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने पहले बात की कि जब भी कोई भी बंदा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वो किसी भी सर्किट का हिस्सा बन जाता है,
ठीक है, जिसकी वजह से उसके जिस्म के अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाता है, जो एक इलेक्ट्रिक शॉक कहलाता है। व्हेन रिसीवर व्हेन करंट पासिंग थ्रू द बॉडी यू बिकेम अ पार्ट ऑफ द सर्किट। जब जिस्म के अंदर से करंट गुजरता है तो हम उस सर्किट का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, अब इसकी सेवेरिटी डिपेंड्स ऑन पाथ, अमाउंट ऑफ करंट और लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि तीन चीजों पर मुनसर होती है इसकी सेवेरिटी कि उससे कितने असरात होंगे। यानी सबसे पहले पाथ, पाथ यानी कि कौन से बॉडी के कौन से हिस्से से करंट गुजरा है, लेफ्ट से गुजरा है और राइट हिस्से से गुजरा है। हमारा सबसे ज्यादा जो मेन हिस्सा है वो लेफ्ट साइड वाला है, जिसमें हमारा हार्ट है। ठीक है, जो मेन चीज है हमारे पास, अगर हार्ट चलना बंद हो जाएगा तो इंसान की डेथ हो सकती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यार किस हिस्से के साथ कांटेक्ट हुआ है हमारी बॉडी का, लेफ्ट हुआ है, राइट हुआ है, या कोई भी हिस्सा जो है वो कांटेक्ट में आया है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ करंट, सबसे पहले हमें फिर पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ करंट कितनी है, यानी कि 220 वोल्टेजेस थे, 440 थे या 360 थे, तो कौन से वोल्टेजेस की अमाउंट थी और कितना अमाउंट जो है वो उस बॉडी में से गुजरा है। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ टाइम कि कितनी देर तक इंसान उस सर्किट का हिस्सा बना रहा है। ठीक, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो उस चीज का भी हमें वो ही सेवेरिटी का शॉक के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी सेवेरिटी हो सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे जब एक किसी बंदे को या करंट लग गया है तो आपके ऊपर, आप एज ए ऑब्जर्वर या आप एज ए को वर्कर, आपकी क्या जिम्मेदारी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर किसी बंदे को करंट लग गया है तो कॉल फ्रॉम हेल्प, यानी कि मदद के लिए पुकारेंगे। ओके, सबसे पहले मदद के लिए पुकारेंगे। उसके बाद डू नॉट टच द विक्टिम और कंडक्टर, यानी कि आपने विक्टिम को टच नहीं करना। अगर आप विक्टिम को टच करेंगे तो आप भी उस सर्किट का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि इंसान की बॉडी भी एक कंडक्टर है जिसमें से करंट गुजर सकता है। तो सबसे पहले आपने मदद के लिए पुकारना है, फिर आपने उस बंदे को हाथ नहीं लगाना, यानी कि उस विक्टिम को हाथ नहीं लगाना। कोशिश करनी है कि शट डाउन दी पावर सोर्स, यानी कि आपने शट ऑफ द करंट एट द कंट्रोलिंग बॉक्स। अगर आपको पता है कि नजदीक है आपके पास कंट्रोलिंग बॉक्स, तो आप जल्द से जल्द जाके उसको बंद करें। उसके बाद अगर शट डाउन पॉसिबल नहीं है, इफ द शटडाउन इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, यानी कि अगर वो शट डाउन करना अवेलेबल जल्दी नहीं है तो उसको एक नॉन कंडक्टर मटेरियल के साथ फ्री करने की कोशिश करनी है। नॉन कंडक्टर मटेरियल, लकड़ी, प्लास्टिक के साथ, ऐसे मटेरियल जिसमें से करंट नहीं गुजरता, वो हमारे नॉन कंडक्टर मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल को उसके साथ टच करके उसको छुड़वाने की कोशिश करनी। ठीक है, इफ नेसेसरी यू मे हाउ टू ब्रिंग सीपीआर व्हेन अ करंट इज स्टॉप। ठीक है, अगर आप जब उसको करंट से छुड़वा लें तो उसको सीपीआर देने की कोशिश करें ताकि उसका सांस बहाल हो सके। ठीक है, इन डीलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी नेवर एक्सीड योर एक्सपर्टीज, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप डील कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने अपने तजर्बे नहीं करने। ठीक है, यानी कि आपने एक्सपर्ट को बुलाने की कोशिश करनी है जो एज ए फर्स्ट एडर हैं, उनको बुलाएं, उनसे बात करें, उनको बताएंगे इस तरह आदमी को करंट लगा है, तो उसके साथ अपने तजर्बे नहीं करने। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी इलेक्ट्रिक बर्न के अब इंजरीज कौन कौन सी होंगी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिक शॉक लगे। तो मोस्ट कॉमन शॉक रिलेटेड नॉन फैटल इंजरीज, जिसमें नॉन फैटल इंजरीज यानी कि जिसमें डेथ नहीं होती, लेकिन हमारे जिस्म के कुछ हिस्से जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। when you touch the electric wiring or equipment that is improperly used or maintained। ठीक है, ये कब होता है, इलेक्ट्रिक बर्न कब हो सकता है, यानी कि जब आपका हाथ जल सकता है वो जब इलेक्ट्रिक वायरिंग ठीक नहीं होगी या आपका इक्विपमेंट जो है प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं होगा। टिपिकली अकर ऑन दी हैंड्स, यानी कि ज़्यादातर हाथों के ऊपर ही होता है। वेरी सीरियस इंजरी इन नीडी टू इमीडिएट अटेंशन, यानी कि जब सीरियस इंजरीज हो जाए तो उसको इमीडिएटली अटेंशन की ज़रूरत होती है। अब कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिक हैजर्ड, अब इन सारे वजूहात को अब कंट्रोल भी तो करना है, तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे। मोस्ट इलेक्टिव मिसहेव कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फैक्टर्स, अनसेफ इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन, वर्कप्लेस मेड अनसेफ बाय द इन्वायरमेंट और अनसेफ वर्किंग प्रैक्टिस, यानी कि तीन हिस्से होते हैं। एक तो हम इक्विपमेंट्स का गलत इस्तेमाल करें, ठीक है, उसके बाद वर्किंग इन्वायरमेंट हमारा ठीक नहीं हो, उसके बाद हम
वर्क प्लेस प्रैक्टिस अनसेफ प्रैक्टिस, यानी कि जो हमारे टूल्स को है हम गलत यूज़ करें किसी काम के लिए। ठीक है, ओके। अब आ जाती है बात ट्रिप सर्किट ब्रेकर्स ब्लो फ्यूज, यानी कि अब हम इलेक्ट्रिक हैजर्ड को एग्जिस्ट कैसे करते हैं। क्लू दी इलेक्ट्रिक हैजर्ड एग्जिस्ट ट्रिप सर्किट्स ब्रेकर्स और ब्लो फ्यूज, यानी कि हम अब ज़्यादा वोल्टेजेस हो जाएं तो उसके लिए हम ब्रेकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वार्म टूल जो है वो हमें आगाही दे रहे हैं कि वायर्स कोड कनेक्शन और जंक्शन बॉक्स अगर गर्म हो रहा है तो वो भी हमें एक आगाही दे रहा है कि भाई आपकी जो है वायरिंग है वो ठीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद JFCI दे शट ऑफ अ सर्किट, यानी कि जैसे आपके ब्रेकर्स हैं वो ज़्यादा करंट होने की वजह से शट ऑफ हो जाते हैं, तो हम उसको ये हम समझे कि हमारा करंट जो है वो उससे ज़्यादा फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक वार्निंग के तौर पर आपको बताया जाता है। वॉर्न एंड फ्राइड इंसुलेशन अराउंड द वायर और कनेक्शन, यानी कि आपकी कनेक्शन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी एक क्लू है आपके लिए कि इलेक्ट्रिकल हैजर्ड एग्जिस्ट हो सकता है। अब आ जाती है बात ओवरलोडिंग की। If too many devices are plugged into circuit, the current will be heat the wire a very high temperature which may cause of fire, यानी कि जब हम एक सर्किट के ऊपर एक से ज़्यादा डिवाइसेस लगाएंगे जिससे हम उसको ओवरलोड करेंगे तो उससे आग लगने के चांसेस हो सकते हैं। इफ़ द वायर इंसुलेशन बेल्ट arcing may occur and causes a fire in area where the overloading exists even inside a wall। ठीक है, ये नहीं है कि अब इनसाइड दी वॉल हमारे आग नहीं लग सकती, लेकिन बहुत से नुकसानात हो सकते हैं, वायर डैमेजेस हो सकती हैं। तो उसमें क्या है कि आप जब हाई वोल्टेजेस गुजरेंगे तो हमारी वायर्स की इंसुलेशन जो है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, जिससे आर्किंग हो सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद फायर भी लग सकती है। अब हम प्रिवेंट दी इलेक्ट्रिक हैजर्ड, अब हम हैजर्ड्स को कैसे प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, वे ऑफ प्रोटेक्शन वर्क आ प्रिवेंट आ इलेक्ट्रिक हैजर्ड आर सबसे पहला जो काम है वो इंसुलेशन की जाएगी। ठीक है, उसके बाद ग्राउंडिंग की जाए, उसके बाद इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन डिवाइसेज यानी कि GFCI डिवाइसेज का इस्तेमाल किया जाए और सेफ वर्किंग प्रैक्टिस की जाए, यानी कि सबको नॉलेज दिया जाए कि आपने कैसे सेफ वर्किंग काम करना है। ठीक है, अब सबसे पहले बात आ जाएगी इंसुलेशन। चेक द इंसुलेशन प्योर द यूजिंग केबल टूल और इक्विपमेंट। जब भी कोई भी इक्विपमेंट आपने इस्तेमाल करना है सबसे पहले उसकी वायर की इंसुलेशन देखें। ठीक है, अगर इंसुलेशन खराब है तो रिमूव फ्रॉम सर्विस एनी टूल और इक्विपमेंट विच डैमेज इंसुलेशन, यानी कि आप उसको रिमूव कर सकते हैं, आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको स्टोर मैन को दे के उसको कहें कि इसको चेंज करें या इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि आपके इक्विपमेंट की सर्विस नहीं ठीक, यानी कि ट्यूल की इंसुलेशन डैमेज है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाता है कैबिनेट बॉक्स एंड फिटिंग, यानी कि जंक्शन बॉक्स पुल बॉक्स एंड फिटिंग मस्ट बी अप्रूव्ड कवर, यानी कि आपके जो जहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं प्रॉपरली कवर्ड होने चाहिए। ठीक है, अनयूज्ड ओपन इन द कैबिनेट बॉक्स इज द फिटिंग मस्ट बी क्लोज नो मिसिंग नॉकआउट, यानी कि ऐसे बॉक्स जहाँ पे ओपनिंग है यानी कि वो ओपन है, ऐसे जंक्शन बॉक्स जो ओपन है तो उनको आप यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी ग्राउंडिंग। ये एक बहुत ही अच्छा अमल है जिसमें ये होता है कि आपका जो फालतू करंट है वो दोबारा जमीन के अंदर चले जाए। ग्राउंडिंग इज अ क्रिएट अ लो रेजिस्टेंस पाथ फ्रॉम अ टूल टू द अर्थ टू डिस्पेयर अनवांटेड करंट, यानी कि ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मुख्तलिफ जब अनवांटेड करंट, जो करंट हमें ज़रूरत नहीं है, यानी कि जब हम टूल को चलाते हैं तो उतना ही करंट यूज़ होता है जो हमारे लिए यूजेबल है, लेकिन जो फालतू करंट होता है वो उसी के अंदर होता है। लेकिन जब ग्राउंडिंग की वायर उसके साथ अटैच होती है तो अनवांटेड करंट को ज़मीन के अंदर भेज देता है। व्हेन अ शॉर्ट और लाइटिंग अकर इन एनर्जी फ्लो टू द ग्राउंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक इंजरी और डेथ, जब फालतू करंट उस टूल के अंदर नहीं रहेगा तो उससे हमारे इलेक्ट्रिक शॉक इंजरी और डेथ होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मेन के ग्राउंडिंग के अंदर जितना भी फॉल्टी करंट है आपके टूल के अंदर तो वो ज़मीन के अंदर दोबारा चला जाता है। तो उसके लिए अब आ जाए कि अगर
इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग हो तो उससे क्या नुकसान आता है? टूल अनप्लग इनटू इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग सर्किट में बी बिकेम अ एनर्जाइज, यानी कि ये होता है कि जब आपका फॉल्टी करंट ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा तो वो क्या होगा, वायर्स के अंदर ही रहेगा, यानी कि आपके टूल के अंदर ही सर्कुलेट करता रहेगा। तो ब्रोकन वायर और प्लग एक्सटेंशन कोड जो आपकी ब्रोकन वायर्स हो सकती है, सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वायलेशन ओशा स्टैंडर्ड्स। हम क्या होता है, हम जो ग्राउंडिंग की वायर को हम अटैच ही नहीं करते, ठीक है, तो वो भी होता है इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग के अंदर आ जाता है। उसके बाद अब आ जाती है बात हैंड हेल्ड टूल्स की, यानी कि जो हाथ के साथ इस्तेमाल होते हैं। हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक टूल्स पोज अ पोटेंशियल डेंजर बिकॉज दे आर मेक कंटिन्यू कंटेक्ट विद दी हैंड, यानी कि वो प्रॉपरली कंटेक्ट करते हैं हाथों के साथ। तो अब ये आप सर्किट देख रहे हैं, सर्किट के अंदर तीन किस्म की वायर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ग्राउंडिंग। ये जो थर्ड वन है ये है ग्राउंडिंग। इसमें जो ये फॉल्टी करंट है वो सारा बैकवर्ड में जमीन के अंदर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट योर फ्रॉम अ शॉक बर्न एन इलेक्ट्रिशियन tool must have a 3 wire cord with the ground and the plug into a grounding receptacle or be double insulated, यानी कि अब जब भी आपने हैंड हेल्ड टूल इस्तेमाल करने हैं तो वो 3 वायर कोड में होने चाहिए, यानी कि 3 प्लग्स में होने चाहिए, 3 प्लग्स में 3 वायर कोड में होने चाहिए, ठीक है। उसमें एक वायर जो है वो ग्राउंडिंग की होती है, जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस जो है हमारे बहुत कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात पैनल बॉक्स की, कि पैनल बॉक्स क्या होता है, पैनल बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। पैनल बॉक्स आर यूज टू हाउस सर्किट ब्रेकर दैट ब्लॉक एंड इंसुलेटेड एनर्जी, यानी कि उसके अंदर मेन एनर्जी सोर्स जो है, यानी कि जो आपको सप्लाई बिजली आ रही है वो मेन बिजली जो है वो उस पैनल बॉक्स में आती है, और उससे पैनल बॉक्स के अंदर सर्किट ब्रेकर्स लगाए जाते हैं। इंश्योर द पैनल बॉक्स रिमेन क्लियर, यानी कि उसके अंदर ब्रेकर्स लगाए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के रूम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि पैनल बॉक्स रिमेन क्लियर, यानी कि बिल्कुल सामने होना चाहिए, लेबल होने चाहिए, लेबल और दी सर्किट दे है व्हाट दे आर कंट्रोल, यानी कि हर सर्किट के ऊपर लिखा होना चाहिए कि वो क्या चीज किस चीज को कैसे कंट्रोल करेगा। लेबल पैनल बॉक्स फॉर व्हाट दे कंट्रोलिंग, यानी कि पैनल बॉक्स के ऊपर भी लिखा होना चाहिए कि ये किस चीज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। रिप्लेस द सर्किट ब्रेकर विद ब्लैंक व्हेन नॉट इन यूज, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के खाली सर्किट ब्रेकर्स भी रखे जाते हैं जो यूज में नहीं होते, यानी कि जो सर्किट ब्रेकर किसी काम के नहीं है, यानी कि जो फ्रीली लगाए जाते हैं इमरजेंसी के लिए किसी सर्किट को चेंज करने, तो उसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का नाम नहीं लिखा होना चाहिए, यानी कि लेबल नहीं होना चाहिए। रेडी प्लस गो इज इक्वल टू सेफ एंड रेडी प्लस नो इज इक्वल टू एक्सीडेंट। इट्स मीन जब आप अपने आप को रेडी समझते हैं और आप अपने को सेफ अपने इक्विपमेंट को भी अच्छा समझते हैं तो आप सेफ हैं। जब आप अपने आप को रेडी समझते हैं लेकिन आपका इक्विपमेंट ठीक नहीं है तो आप एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। अब हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, हैजर्ड के वर्किंग के बारे में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल हैजर्ड क्या हो सकते हैं, कि हैजर्ड एसोसिएट विद द वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हैजर्ड्स के बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे। स्टॉप ब्रीथिंग इज नॉट नेसेसरीली इज डेड, यानी कि किसी भी बंदे का सांस बंद होना उसकी मौत को तयन नहीं देता, यानी कि आप उसकी सांस को अगर बहाल करें तो जो पर्सन है वो जिंदा हो सकता है। वेंटिलेशन शुड बी गिवन ओनली व्हेन द ब्रीथिंग हैज बीन स्टॉप, यानी कि उसको वेंटिलेशन दी जाए, यानी कि उसको सीपीआर दिया जाए ताकि उसका सांस बहाल हो सके। 7 out of 10 विक्टिम इलेक्ट्रिक शॉक वेयर रिवाइव्ड व्हेन द आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, यानी कि सीपीआर, यानी कि 10 में से 7% जो बंदे हैं वो बच जाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद जब उनको टाइम पर आर्टिफिशियली रिस्पायरेशन दे दी जाए तो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सीपीआर अगर उनको टाइम पर दे दी जाए तो उनके रिकवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। आफ्टर 3 मिनट द चांसेस ऑफ रिवील इज डिक्रीज, यानी कि 3 मिनट के बाद उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाते हैं। टर्निंग ऑफ द सप्लाई विच स्विच सप्लाई स्विच और बाय रिमूविंग द प्लग फ्रॉम इट्स रिसेप्टिकल रिस्पेक्टिकल, ठीक है। तो उसको उसी तरह टर्निंग ऑफ कर दें अपने
सप्लाई को सस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी प्लग पुल्ड फ्री फ्रॉम विक्टिम, यानी कि जब किसी बंदे को करंट लग जाए तो उसको उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस से दूर लेके जाना चाहिए। ठीक है, अब फैक्ट्स की बात करते हैं कि 97 ऑफ इलेक्ट्रिशियन हैज बीन शॉक्ड और इंजर्ड ऑन द जॉब, यानी कि ओशा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फैक्ट्स ये हैं कि 97% जो इलेक्ट्रिशियन है वो शॉक्ड होते हैं और ऑन दी जॉब, यानी कि उनको एक ना एक दफ़ा करंट लाजमी लगा होता है। अप्रोक्सीमेटली 30,000 वर्कर रिसीव इलेक्ट्रिकल शॉक ईयरली, यानी कि सालाना जो है 30,000 बंदे जो हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक के साथ मुनसर होते हैं। ओवर 3600 डिसेबल इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इंजरी अकर एनुअली, यानी कि सालाना 3600 आदमी जो हैं वो डिसेबल हो सकते हैं, 3600 डिसेबल हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से। और इलेक्ट्रोशन आर दे आर फोर्थ लीडिंग कॉजेज ऑफ traumatic occupational fatalities। ठीक है, over 2000 workers are sent to burn center each year with serve arc flash burning। ठीक है, estimates show the 10 arc flash incident occur every day in the US। 60% of workplace accident death or caused by a burning injuries। तो जितने ये सारी चीजें जो हैं, ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये यूएस के मुताबिक हैं। ठीक है, यूएस